हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैदिक एज यानी कि ये वेदों से लिंक्ड है। वेदों से इसका लिंक होने का मतलब ये है कि इस समय के दौरान जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वेद हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, कि उसी समय वो लिखे गए थे। और ये जो वैदिक एज है ये दो हिस्सों में जो है डिवाइडेड है, वो है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। और मैं इन दोनों को जो है आपको कंपेयर कर करके पढ़ाऊंगा, जिसके तहत जो है आपको वो अच्छे से याद रहे। इसलिए मैं ये दोनों चीज़ों का जो है आपको कंपैरिजन कर करके पढ़वाऊंगा, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो। तो चलिए, आप हमारी वीडियो के साथ साथ आप नोट्स लेते रहना। और चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो को। जो वैदिक एज है, इसका नाम जो है वो वेदों के कारण पड़ा, क्योंकि जो ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट हैं वो इसी समय लिखे गए थे। और जो मेन लिटरेरी सोर्सेस हैं वो हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। जो ऋग्वेद है ये सबसे ज़्यादा पुराना टेक्स्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो हैं ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं। और यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और जो सामवेदा हैं उसमें जो है मेलोडीज और चांट्स लिखे हुए हैं। और यजुर्वेदा में जो है रिचुअल्स, यानी कि कैसे कुछ जो रिचुअल्स हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है, और सेक्रीफाइसेस जो है उनको कैसे देना है। और अथर्ववेदा में जो है हम कह सकते हैं कि स्पेल्स, चार्म्स और फोक ट्रेडिशंस के बारे में लिखा हुआ है, जो जादू वगैरह हम कह सकते हैं। और अगर हम बाकी के कुछ अदर टेक्स्ट की बात करें तो उसमें जो है वो है ब्राह्मण्स, जिसमें जो है रिचुअल्स को कैसे वो करना है वो जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और आर्नयाक्स में जो है फॉरेस्ट टैक्स और फिलोसफिकल आइडियाज जो है उनके बारे में लिखा गया है। और वैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि वैदिक एज में जो है हमें सिर्फ जो है ऋग्वेद, सामवेद इन्हीं के बारे में पढ़ना है, पर नहीं। आपने जो है ऋग्वेद में जो है कैसी जो सोसाइटी उस समय काम करती थी, सोसाइटी की इकोनॉमी जो सब है, और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, आपने उस सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें जो है फिलोसफिकल आइडियाज और फॉरेस्ट टैक्स के बारे में लिखा गया है। और उपनिषद में जो है फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशंस और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो दी गई है। और कुछ एपिक्स भी वहाँ पर सामने आते हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण। ये जो है महाभारत और रामायण ये कंपोज, यानी कि लिखा तो ये बाद में गया था, पर ये जो है ये वैदिक कल्चर को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो मेन एरिया है वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही लाई करता है, जो कि अर्ली वैदिक एज है। आप ये सोच सकते हैं कि जो पहले जो है अर्ली वैदिक जो लोग थे वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि हमारे देश के ऊपरी हिस्से में रहते थे। और लेटर वैदिक एज में जो है लोग थोड़ा सा नीचे वाली साइड में शिफ्ट हो गए। ईस्टर्न यूपी, यमुना गंगा दोआब वाला रीजन, वेस्टर्न बिहार वाला रीजन, उस तरफ जो है लोग जो है शिफ्ट हो गए। और जो अर्ली वैदिक का जो ये एरिया है इसको जो है लैंड ऑफ सेवन रिवर कहा जाता है, इसलिए उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। सिंधु शब्द जो है वो इंदस रिवर के लिए यूज किया गया है, और सप्त का मतलब है सात, इसलिए जो है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स इन द सेंटर इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि उस समय का आज का हमारा प्रेजेंट का पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। अब हम आते हैं सोसाइटी पर। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो ट्राइबल और पैट्रियार्कल थी, यानी कि लोग उस समय एक तरह बंजारे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। और सोसाइटी पैट्रियार्कल चलती थी, यानी कि जो आदमी है, मैन, वही एक फैमिली में मेन होता था, वही एक फैमिली का जो है वो हेड होता था, वही जो है सब कुछ देखता था। यानी कि औरतों को इतना कुछ खास फ्रीडम नहीं थी। पर जो है औरतों की कंडीशन जो है वो अर्ली वैदिक एज में जो है औरतों की कंडीशन अच्छी थी, पर लेटर वैदिक एज में जो है वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और वो उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई। और ये जो सोसाइटी थी वो किनशिप के ऊपर बेस होती थी। किनशिप होता है कि जैसे एक राजा का बेटा राजा हो, ऐसे, यानी कि लीनिएज बाय लीनिएज जो है वैसे काम चलता है, वो चीज़ होती थी। और जो गोत्रा है, यानी कि एक क्लैन आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है वो भी यहीं से ओरिजिन हुआ माना जाता है। गोत्रा यानी कि जो आपका गोत्र, आपका सरनेम, वो एक क्लैन आइडेंटिटी होती थी। यानी कि एक क्लैन के लोग जो हैं वो अपने क्लैन में शादी नहीं करेंगे। ये वो प्रोसेस होता है, यानी कि गोत्र जो है वो आपके क्लैन को डिफाइन करता है। और इस समय जो है वर्ना सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था, जिसको पुरुषा सुक्ता में लिखा गया है, जो कि एक ऋग्वेद का ही पार्ट है। उसमें डिफाइन किए गए हैं ये चार वर्ना: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण्स होते थे, यानी कि जो कौन से भी वरना में है वो वही काम करेगा। पर एक इस चीज की स्पेशल बात है कि इस समय जो है वरना वो फ्लेक्सिबल होते थे, यानी कि अगर आप अपना काम चेंज कर रहे हैं तो आपका जो वरना है, यानी कि वो चेंज हो सकती है। पर लेटर वैदिक सोसाइटी में ये चीज रिजिड हो गई, यानी कि ये बर्थ बाय बर्थ होने लगी, कि आप चाहे
अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए, आप काम कितने भी नीच करोगे तो आप ब्राह्मण ही रहोगे। पर जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इस समय जो है ये चीज़ चेंज हो जाती थी। तो जो ज़्यादातर ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस्ट यानी कि पुजारी और टीचर्स होते थे, और जो क्षत्रिय हैं वो राजा यानी कि वॉरियर और रूलर्स होते थे, यानी कि या तो वो लड़ेंगे या वो राजा होंगे। और जो वैश्य थे वो ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, यानी कि या तो वो किसानी का काम करेंगे या वो व्यापार करेंगे। और जो शूद्र होते थे, इनको लोएस्ट बताया गया है हमारी हायरार्की में, इसलिए इनको लिखा भी लास्ट में गया है। सो ये जो सर्वेंट्स, ये यानी कि ये छोटा मोटा काम करते थे सर्वेंट्स वाला। और इस समय जो है वुमेन के पास कोई भी रिस्पेक्टेबल स्टेटस नहीं होता था। वैसे वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट तो कर सकती थी और एजुकेशन भी ले सकती थी, पर और इस समय जो है कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, ना ही कोई पर्दा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था। और अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करें, सो अगर हम देखें कि उस समय जो है, इस समय जो है सोसाइटी हमारी एक तरह से अच्छी थी, पर लेटर वैदिक एज में जो है हमारी सोसाइटी वो थोड़ी डिग्रेड हो गई। और तब से लेकर अब तक हमारी सोसाइटी जो है वो नीच होती ही जा रही है। सो अगर हम देखें इमर्जेंस ऑफ वर्ना सिस्टम इनटू कास्ट, यानी कि जो वर्ना सिस्टम था वो जाति में बदल गया और बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। यानी कि अब आप जो आपकी वरना है वो आपकी बाय बर्थ डिसाइड होगा, यानी कि अब वो आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा काम करके या बुरा काम करके अपनी जो हायरार्की वाला स्टेटस है उसको ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते। और इस समय जो है पेट्रियार्की यानी कि मर्द प्रधान समाज जो है वो और भी ज़्यादा कट्टर हो गया और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और वुमेन का जो स्टेटस था सोसाइटी में वो डिक्लाइन हो गया। और इस समय जो है वुमेन्स ना ही वो कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स कर सकती थी, ना ही वो पढ़ लिख सकती थी। और इस समय जो है जॉइंट फैमिलीज होती थी, यानी कि फैमिलीज इकट्ठे रहती थी, और जो इनहेरेंटेंस है वो बेटे को ही मिलती थी, यानी कि बाप की प्रॉपर्टी पे एक लड़की का कोई भी हक नहीं होता था, बेटे को ही सारी बाप की प्रॉपर्टी मिलती थी। और इसी समय जो है आश्रम सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ, जो कि है ब्रह्मचार्य, गृहस्था और वनाप्रस्था और सन्यासा। ये जो है आश्रम सिस्टम जो है इस समय जो है एस्टेब्लिश हुए थे लेटर वैदिक सोसाइटी में। अगर हम बात करें कि इकोनॉमी कैसे चलती थी, सो इस समय जो है जो काव होती थी यानी कि गाय, वही सबसे मेन चीज होती थी, क्योंकि वही एक आदमी की वेल्थ डिनोट करती थी कि एक आदमी के पास कितना पैसा है। सो उस समय जो है जंगें जो है वो भी एक गायों के लिए ही होती थी, क्योंकि जंगों में जो है दूसरे क्लैन के ऊपर हमला करके उनसे उनकी जो गायें हैं वो छीन ली जाती थी। इसलिए इसको एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी, क्योंकि जो गाय थी वही मेन वेल्थ होती थी। एक गाय डिसाइड करती थी कि इसके पास कितनी गायें हैं, वही उसकी जो है वेल्थ है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। और इस समय जो है एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, और कोई भी सिक्कों का यूज़ नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था। जैसे कि मेरे पास 1 केजी राइस है और आपके पास 1 केजी मिल्क है, और हम दोनों को एक दूसरे आपको मिल्क चाहिए और मुझे राइस चाहिए, हम आपस में ये चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। इस तरह जो है बार्टर सिस्टम होता था। और इस समय जो है दस्युस जो है नॉन आर्यंस जो लोग होते थे उनके ऊपर जो है हमला किया जाता था वेल्थ और कैटल के लिए, यानी कि काऊ के लिए। ये कंसेप्ट है, क्योंकि उस समय जो वेल्थ है वही कैटल होती थी और कैटल ही वेल्थ होती थी। और अब अगर हम लेटर वेज एज की बात करें, तो इस समय जो है एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी हो चुका था, यानी कि एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम हो चुका था। इस समय आयरन टूल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन जैसे मेटल्स की चीज़ें बनने लग गई थी, और प्लोइंग यानी कि खुदाई के लिए टूल्स बन चुके थे लोहे के। और इस समय जो है जो शहर जो है टाउन्स वो बन चुके थे, और इस शहरों के बनने के कारण जो है व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस समय जो है हमें जो है अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है करेंसी की। ये असल में सिक्के नहीं होते थे, बट मेटल पीसेस होते थे जिनको करेंसी की तरह जो है यूज़ किया जाता था। हमें यहाँ से सबसे पहली अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है। और कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन की यूज़ होने लगी थी, और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस आ चुके थे। क्योंकि पहले तो आप अपने वर्ना सिस्टम से ही होते थे, यानी कि या तो आप टीचर बनोगे या कुछ गिने चुने काम थे। पर इस समय जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस जो हैं वो आ चुके थे, जैसे कि कारपेंटर्स, पॉटर्स, चैरियट मेकर यानी कि रथ बनाने वाले, वीवर्स, पॉटर्स होते थे जो मिट्टी का चीज़ें वगैरह बनाते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे जो चीफ होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो राजन होता था। हम इसको एक राजा नहीं कह सकते जिसके पास यानी कि अपनी जो है एक तरह से, यानी कि सिर्फ उसी की बात चलेगी। इसको जो है इलेक्ट किया जाता था, यानी कि इसको लोग चूज करते थे। यानी कि इस समय जो है कोई भी स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, और ट्राइबल असेंबलीज होती थी जैसे कि सभा और समिति। और इन्हीं का की रोल होता था, यानी कि सभा और समिति वाले जो लोग हैं, यही जो हैं लोग, सभा और समिति, ये मिलकर जो है एक आदमी को चुनते थे, और वो आदमी होता था राजन। यानी कि
और इसके अलावा राजन के अलावा और भी जो है ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि पुरोहित, जो कि एक जो है हम कह सकते हैं प्रीस्ट होता था, यानी कि पुजारी होता था। और सेनानी जो है वो आर्मी चीफ को कहा जाता था। और ग्रामीण जो है वो एक गांव का हेड होता था, जिसको विलेज हेड कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे क्लैन मिलकर जो है एक विलेज बनता था, और बहुत सारे विलेज मिलकर एक एक जो है एक फॉर्मेशन होती थी बहुत सारे क्लैंस की मिलकर। और उनका एक जो इंडिविजुअल जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो राजन होता था। और इसको जो है लोगों के कंसेंट से ही चूज किया जाता है। और फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें जो है किंगशिप हेरिडेटरी बन जाती है, यानी कि चीजें बाय बर्थ डाउन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पास होने लग जाती हैं। और सेक्रीफाइसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाते हैं। और सभा और समिति जो होती है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। और इस समय जो है बहुत बड़े बड़े किंगडम्स जो है वो उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि कुरु, पंचला, कोसला और विदेहा। और विदेहा, अगर हम रिलीजन की बात करें, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप इसको देखिए। अगर आप वीडियो को जहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है लाइक, वीडियो को लाइक भी कर दें। सो जो पॉली इस समय जो है पॉलीथिस्टिक जो है रिलीजन होता था, यानी कि जो नेचर बेस्ड गॉड्स, यानी कि कुदरत के ऊपर बेस्ड जो है भगवान, उनकी पूजा होती थी। जैसे कि इंद्र अग्नि, वरुणा सूर्य, वायु सोमा, वायु हवा को रेफरेंस दिया जाता है, और सूर्य सूरज के लिए। सो जो इंद्र है वो गॉड ऑफ रेन एंड वॉर, यानी कि जो इंद्रदेव हैं वो बारिश के और जंग के जो है वो गॉड होते हैं। और ये जो है सबसे ज्यादा मेंशन किए गए हैं, याद रखने वाली चीज है। और अग्नि जो है इसको जो है फायर ऑफ गॉड कहा जाता है, और इसको मीडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड मैन कहा जाता है, क्योंकि जो आग है वो नीचे से उभर कर ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए जो है इसको गॉड, मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, यानी कि इंसान और भगवान के बीच का मीडिएटर बताया जाता है अग्नि को। और वरुणा, सूर्य, वायु, सोमा को भी पूजा जाता था। और इस समय जो है जो रिचुअल्स होते थे और यज्ञ होते थे, यानी कि सेक्रीफाइसेस, या हम बलि देना कह सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते थे। और इस समय ना ही कोई मंदिर एग्जिस्ट करते थे, ना ही कुछ मूर्तियां। और इस समय जो है रीबर्थ का कंसेप्ट भी नहीं होता था, और मोक्ष का कंसेप्ट भी नहीं होता था। यानी कि इस समय तक लोग ये नहीं मानते थे कि आपका दोबारा जन्म होगा, या आपको इसी जीवन में मोक्ष मिल सकता है। पर ये चीजें जो है ये लेटर वैदिक एज में जो है उभर कर सामने आई। जैसे कि जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे। और इस समय जो है ब्राह्मण्स की सुपरमेसी आने लगी, और इन्होंने सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन अपन जो है वो शुरू कर दिया था। और इस समय जो है प्रीस्ट क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। और कर्मा का, रीबर्थ का और मोक्ष का जो है ऐसे ऐसे कंसेप्ट वो उभर कर सामने आने लगे कि आपका दोबारा से जन्म होगा, आपको मोक्ष चाहिए, जो आप कर्म करते हो वो ही आपका अगला जन्म डिसाइड करेंगे, ये वगैरह ये चीजें जो है उभर कर लेटर वैदिक एज में जो है सामने आने लगी। और इस समय जो है न्यू डेइटीज, यानी कि नए भगवान भी सामने आने लगे, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये भी सामने आने लगे। और जो कॉमन लोग थे वो एक जो है अपने आप को अलग समझने लगे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत सारी जो लोगों की जो है एक्सप्लॉइटेशन करते थे, दूसरे लोगों को जो है जो छोटी जात से, यानी कि वैसे तो सभी जो है हम नेचुरली इक्वल हैं, पर जो ब्राह्मण्स ने एक्सप्लॉइटेशन करके दूसरे जो हम सो कॉल्ड जात की तरह से लोगों को परेशान किया था, इसी कारण जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो उभर कर आए बहुत। और बहुत सारे लोग जो हैं उस पाथ पर चले भी। अगर हम कल्चर और लिटरेचर की बात करें तो उस समय जो है संस्कृत जो है वही बहुत ज़्यादा मेन लैंग्वेज थी। और आज के समय में ये लैंग्वेज जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। और पहले का जो वैदिक एज थी वो उसमें ओरल ट्रेडिशन था, यानी कि वेदा जो है वो याद किए जाते थे, और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों को पास किए जाते थे। यानी कि अगर मुझे वेद याद है तो मैं अपने बच्चे को भी याद करवाऊंगा, और ऐसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पास किए जाएंगे। और म्यूजिक और चांटिंग ऑफ साम वेदा वर इम्पोर्टेंट इन रिचुअल्स, यानी कि जो साम वेद में जो है म्यूजिक और चांटिंग्स हैं वो रिचुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो वैदिक हाइमन्स थे, जिसके अंदर जो पोइट्री है जिसका बहुत ही ज़्यादा डीप फिलोसफिकल मीनिंग है, यानी कि एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, हम कह नहीं देते कि एक बहुत ही ज़्यादा डीप बात है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। और लेटर वैदिक एज में जो है इनका जो जो लिटरेचर थे उनको लिखा गया, जिसके यानी कि फिर वो उपनिषद, सूत्र और स्मृति के रूप में जो है उभर कर सामने आए। और अगर हम साइंस और नॉलेज की बात करें कि इनको कितना कितना ज्ञान था, यानी कि इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा खासा पता था कि सन कैसे मूव होता है, मून और बाकी सारे स्टार्स को भी ये ऑब्जर्व करते रहते थे। और इनको मैथमेटिक्स के बारे में, सिंपल नंबर्स और काउंटिंग के बारे में पता था। और इनकी जो है मेडिसिनल नॉलेज भी थी इनको अच्छी खासी, कि हर्ब्स के बारे में कि कौन सी, यानी कि छोटी मोटी बीमारी के लिए कौन सा हर्ब इसको क्योर कर सकता है। और यही चीज़ जो है आगे जाकर जो है आयुर्वेदा का रूप ले लेती है।
और अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो एक जो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है वो लेटर वैदिक एज से जो है लिंक किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी पोइट्री है जो ग्रे कलर की स्मूथ और पेंटेड जो है वो है। और इसका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिला है। अगर हम ये पॉइंट यानी कि मैं एक आपको छोटी सी रिवीजन दूं तो इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली एक चैप्टर लाते हैं और हम पॉलिटी का और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आप हमारी जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्विक रिवीजन। सो जो रीजन जो है अर्ली वैद यानी कि ये एक तरह के से कंपैरिजन टेबल है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का। आप नोट्स भी ले लेना इसके बाद वीडियो को दोबारा से देख के। सो जो रीजन है पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उस समय अर्ली वैदिक लोग यहाँ पर रहते थे और लेटर वैदिक एज में जो है लोग गंगा यमुना और दोआब के रीजन में शिफ्ट हो गए। और इस पहले इकॉनमी पास्टोरल थी और बाद में एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि इस समय जो है काऊ और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सर्वाइवल होता था। पहले लोग ट्राइबल थे और वरना सिस्टम फ्लेक्सिबल था। लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत कास्ट सिस्टम जो है वो आ गया और वरना सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया। और अर्ली वैदिक एज में वुमेन का अच्छा स्टेटस था और लेटर वैदिक एज में डिक्लाइन हो गया। और जो रिलीजन है इस समय जो है नेचुरल गॉड्स होते थे, यानी कि कुदरत को भगवान माना जाता था। पर इस लेटर वैदिक एज में जो है फिलोसफिकल कंसेप्ट और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा आ गई। और पॉलिटी की बात करें तो इस समय ट्राइब्स होती थी जो अपना एक किंग इलेक्ट करती थी। पर इसके बाद जो है किंगडम्स आने लगे और रूल जो है हेरिडेटरी होने लगा कि राजे का बेटा राजा बनेगा। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले वैदिक संस्कृत थी, बाद में सिर्फ संस्कृत रह गई। और कल्चर की बात करें जो ओरल हाइमन्स होते थे और बाद में जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट और रिचुअल्स आ गई। और अगर हम पोइट्री की बात करें तो अर्ली वैदिक पोइट्री का हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एविडेंस नहीं है। पर बाद में जो है पेंटेड ग्रेवियर के जो पोइट्रीज हैं उनका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ गया। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।